बेसिकली जितने भी एस्टिमेटेड लॉस होते हैं वो अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट रिकॉर्ड किया जाता है। इसको अनरियलाइज लॉसेस भी कहते हैं, एस्टिमेटेड लॉस भी कहते हैं, यानी एग्जैक्ट नहीं होते। ठीक है। ओके, सेकंड का आंसर क्या है? सी। 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 ठीक है। थर्ड का डी। दोबारा बोले, डी फॉर डॉग। डी फॉर डॉग। ठीक है। फोर का डी। डी फॉर डॉग। डी फॉर डॉग। दोबारा बोले, डॉग या बॉल। डॉग। ठीक है। फाइव का ये नहीं किया। अच्छा, फाइव का आंसर ए है, आपने किया ही नहीं है। बिजनेस इनकर द फॉलोइंग बिजनेस एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर। परचेज द मशीन 9700 है, 3 ईयर मेंटेनेंस फॉर द मशीन 10,000 है, रिप्लेसिंग द व्हील ऑफ मोटर कार 8500 है, अपग्रेडिंग द हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर 5600 है। तो व्हाट आर द टोटल कॉस्ट टू बी इंक्लूडेड इन द नॉन करंट एसेट अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर? तो 9700 में 5600 ऐड करें। हाँ, तो ये इसका आंसर है ना, क्योंकि नहीं, ये देखें, ये परचेज कॉस्ट है और ये जो अपग्रेडिंग द हार्डवेयर, इसका मतलब इससे एसेट की लाइफ इंक्रीज हो रही है, एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, या कैपेसिटी कैपेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, कैपेसिटी हर वो अमाउंट जिससे, यानी कि आपने फाइंड आउट करना होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है। ठीक, दोबारा बोले। नहीं नहीं, ये वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, 3 ईयर मेंटेनेंस। जो रिपीट हो रहा होता है एक्सपेंडिचर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। और रिप्लेसिंग द व्हील ऑफ मोटर कार, व्हील चेंज हुआ, रनिंग कंडीशन में तो आ जाता है, लेकिन इससे लाइफ इंक्रीज नहीं होती ना, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं होती, उसकी कैपेबिलिटी इंक्रीज नहीं होती। ठीक है। ओके, सिक्स का आंसर क्या है? बी। व्हाट इज अ रीजन फॉर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ नॉन करंट एसेट? इसमें दिया हुआ है बी का आंसर है टू मैच द कॉस्ट टू द रेवेन्यू अर्न ईच ईयर बाय द नॉन करंट एसेट। देखिए ना, ये गलत है ना, टू डेप्रिसिएशन का पर्पज ये नहीं है कि टू इंश्योर नॉन करंट एसेट आर रिप्लेस्ड व्हेन दे आर वर्न आउट। ठीक है ना, डेप्रिसिएशन का पर्पज है कि टू मैच द कॉस्ट, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन एज ए करंट एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो उसको करंट ईयर के रेवेन्यू से मैच ऑफ करेंगे। ठीक है ना, सेट ऑफ करेंगे, मैच द कॉस्ट टू द रेवेन्यू अर्न ईच ईयर बाय द नॉन करंट एसेट। ठीक है, तो इसका आंसर बी है। सेवन का सी फॉर कैट। ठीक है। एट का
D for dog, C. ठीक है। ओके 9 का D. D for dog, D for dog. नहीं इसका आंसर B है। अच्छा एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। तो देखें इसमें ये एरर्स हैं। ये कह रहा है द ट्रायल बैलेंस ऑफ अ बिजनेस डिड नॉट एग्री एंड अ सस्पेंस अकाउंट वाज ओपन। द फॉलोइंग एरर वर दैट डिस्कवर्ड the sale the sale journal total of 9150 had been credited to both the sale account and the sale ledger control account। अच्छा अब ये अमाउंट जो है, ये जो 9150 है, ये सेल लेजर में डेबिट होता है और सेल अकाउंट में क्रेडिट होता है, ठीक है। तो अब गलती क्या हुई है, यानी करेक्ट एंट्री क्या थी कि सेल लेजर को डेबिट करना था 9150 से और सेल अकाउंट को क्रेडिट करना था 9150 से। अब गलती क्या हुई है कि सेल अकाउंट तो ठीक है, सेल लेजर को क्रेडिट कर दिया 9150। यहाँ तक क्लियर है? तो मतलब ये रॉन्ग साइड पोस्ट कर दिया। अच्छा ये तो सही है, इसके अंदर करेक्शन नहीं होगी। अब हम इसको करेक्ट करेंगे तो ज़ाहिर इसको डेबिट करेंगे, क्योंकि रॉन्ग साइड पोस्ट होगा तो अमाउंट डबल अमाउंट से करेक्ट होगा, ठीक है। तो मैं सेल लेजर को 18,300 से डेबिट करूंगा। अब क्रेडिट साइड तो बिल्कुल सही थी, तो यहाँ सस्पेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? C. अच्छा एक तो ये हो गया।
वो पूछ रहा है कि व्हाट वाज द ओपनिंग बैलेंस इन द सस्पेंस अकाउंट। ये लास्ट टाइम भी हमने किया था, अगर आपको याद है। अच्छा, सेकंड है द परचेज जनरल टोटल ऑफ 3450 had been entered correctly in the purchase account. The purchase journal of total of 3450 had been entered correctly in the purchase account, but as 3350 in the purchase ledger control account. अच्छा, ये वाला यार क्लियर हो गया ना? ठीक है, इसको मैं साइड में लिख देता हूँ। अच्छा, अब सेकंड है ये वाला। अब इसमें क्या रहा है, परचेज जर्नल में 3450 इसको रिकॉर्ड करना था। यानी परचेज अकाउंट में आना था 3450 और अकाउंट पेबल 3450 ऐसे आना था। ठीक है, अब गलती क्या हुई है, परचेज लेजर। हाँ, परचेज लेजर, ये परचेज लेजर है। ठीक है, तो ये तो ठीक है, सही है, ये बिल्कुल सही है। तो ज़ाहिर, अच्छा अब इसमें मसला आया है, यानी मिस्टेक कहाँ पे हुई है कि परचेज को तो बिल्कुल 3450 से रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन परचेज लेजर को 3350 से रिकॉर्ड कर लिया, यानी अंडर परचेज लेजर अंडर कास्ट हो गया। तो परचेज अकाउंट बिल्कुल सही, इसमें कोई करेक्शन नहीं है। इसमें मसला है ना, इसको करेक्ट करेंगे। तो करेक्ट करेंगे तो परचेज लेजर डेबिट कर देंगे 100 से और क्रेडिट कर देंगे 100 से, तो सस्पेंस हो जाएगा डेबिट 100 से। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, ये सेकंड भी रिमूव कर देता हूँ। थर्ड है मोटर एक्सपेंस ऑफ 6450 पेड बाय चेक हैड ओनली बीन एंटर्ड इन द बैंक अकाउंट। आपको रिकॉर्ड करना था बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी नहीं, ये पेमेंट हो रही है ना, तो मोटर एक्सपेंस डेबिट 6450 और बैंक क्रेडिट, ये इसकी करेक्ट एंट्री है। अब मिस्टेक क्या हुई है, वो कह रहा है पेड बाय चेक हैड ओनली बीन एंटर्ड इन द बैंक अकाउंट। इसका मतलब क्रेडिट साइड बिल्कुल सही पोस्ट हुआ है, ये रिकॉर्ड नहीं हुआ, ये रिकॉर्ड, तो मैं मोटर एक्सपेंस को डेबिट कर दूंगा। अब क्रेडिट किसको करूंगा, सस्पेंस, क्योंकि मैं ये, क्योंकि वो क्रेडिट अकाउंट तो बिल्कुल सही है। सही है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब हमने टी अकाउंट बनाना है, सस्पेंस अकाउंट का। अच्छा, इसमें नंबर 1 में सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, है ना? सस्पेंस अकाउंट क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था ना, ठीक है। सेल लेजर को डेबिट किया था हमने, तो सेल लेजर डेबिट हुआ 18,300 से और सस्पेंस क्रेडिट हो गया 18,300 से, तो इसको मैं क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करूंगा। अच्छा, जब भी सस्पेंस बनाए लेफ्ट साइड और राइट साइड की पहली लाइन खाली छोड़ दें, तो ये 18,300। ठीक है, दूसरे एरर में भी वो जो परचेज लेजर क्रेडिट हो रहा था, सॉरी नहीं, वो जो सेकंड एरर है 6, कितना अमाउंट है, अच्छा हाँ, दूसरे एरर में तो 100, हाँ 100 डेबिट हो रहा था, वो यहाँ आ जाएगा परचेज लेजर। और तीसरे एरर में ये जो आ रहा है 6450, तो सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। क्या अमाउंट था, मोटर एक्सपेंस, ये अभी बनाया ना। ठीक है, अब ये टोटल करेंगे, ये 24750 आ जाएगा, तो डिफरेंस इधर आ जाएगा, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, ये ओपनिंग बैलेंस होगा, तो 24650 आ जाएगा, 24, समझ आ गए? तो इसका राइट ऑप्शन है डी। क्लियर? ओके,
10 का क्या है? D. 10 का ए है। Which items are used to update the cash book when preparing a bank reconciliation statement? डी में क्या है? अच्छा, एक तो इसका आंसर 1 और 2। Which items are used to update the cash book when preparing a bank reconciliation? ए में आ रहा है 1 और 2। An amount directly collected by supplier from the business bank account. और 2 क्या है? An amount directly transferred by customer to the business bank account. अब ये वो अब दो अमाउंट है जो आपको बैंक स्टेटमेंट से इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी ना। ठीक है, 1 और 2। एन अमाउंट डायरेक्टली कलेक्टेड बाय सप्लायर फ्रॉम द बिजनेस। तो ये होता है, आपको याद होगा, स्टैंडिंग ऑर्डर, बैंकर ऑर्डर। ये रिलेट कर रहा है स्टैंडिंग ऑर्डर। आपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दी हुई है, इसको बैंकर ऑर्डर भी कहते हैं, या डायरेक्ट डेबिट। डायरेक्ट डेबिट, तो बैंक ने डेबिट किया तो आपने क्रेडिट करना है। ठीक है। Yes, sir. और एन अमाउंट डायरेक्टली ट्रांसफर बाय कस्टमर टू द बिजनेस, आपके अकाउंट में पैसा आ गया तो बैंक ने क्रेडिट कर दिया, तो आप क्या करेंगे? डेबिट करेंगी। अब ये जो 3 और 4 है ना, ये तो इसको तो ऑलरेडी आपने अपडेट किया हुआ है। एन अमाउंट नॉट येट क्रेडिट टू द बिजनेस बैंक अकाउंट। ये क्या है? अनक्रेडिट। ये क्या है? अनक्रेडिट। ये तो आपके पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है। एन अमाउंट नॉट येट डेबिटेड टू द बिजनेस बैंक अकाउंट, ये है अनप्रेजेंटेड। ये भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है। सही है। Yes, sir. 11 A. ही आ रहा है। एक सेकंड। क्या इसमें कह रहा है?
The year-end balance in the cash book was 23718. This was different from the balance on the bank statement. The difference was due to the following item. अब ये 3 error दिए हुए हैं. A bank error meant a check was incorrectly debited to the bank account. तो अब इसकी जो करेक्शन होगी वो BRS में होगी, ठीक है. अच्छा, a customer check which was dishonored 13. अब ये इन्फॉर्मेशन आपको बैंक स्टेटमेंट में मिल रही है. अच्छा, बैंक चार्जेस 21 से ये भी आपको बैंक स्टेटमेंट से मिल रही है. जो इन्फॉर्मेशन आपको बैंक स्टेटमेंट से मिल रही है उसको आपने अपडेट करना होता है अपनी कैश बुक के अंदर. अब कह रहा है विच फिगर शुड बी इंक्लूडेड एज कैश एट बैंक इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि कैश यानी कैश एट बैंक आपके कैश बुक का जो बैलेंस है वो कौन सा अमाउंट होगा जिसको आपने बैलेंस शीट में शो करना है. ठीक है, तो जब भी अब नॉर्मली अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस बैंक स्टेट आपके कैश बुक में जा क्या सॉरी इनकम स्टेट बैलेंस शीट में जाता है. ठीक है. अच्छा, अब ये क्योंकि ये कुछ नहीं बता रहा है इसका मतलब ये डेबिट बैलेंस है, तो हम इसको यहाँ BD कर लेंगे 23780. कस्टमर चेक विच वॉज डिसऑनर्ड. तो बैंक कस्टमर यानी चेक डिसऑनर जो है ना बैंक ने डेबिट किया होगा. बैंक ने क्या किया होगा, डेबिट. तो यहाँ पे डिसऑनर हम क्रेडिट कर देंगे 1375. और बैंक चार्जेस बैंक ने डेबिट किया होगा तो हम क्रेडिट कर देंगे बैंक चार्जेस 216. ये जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा अपनी कैश बुक का वो आपका बैंक बैलेंस शीट में जाएगा. तो ये आएगा 22189 22. तो ये देखें ए सॉरी ये नहीं बी. हाँ, तो ये बी आए. ये ठीक है, समझ आ गया. तो 12 का क्या है, ए. हाँ ठीक है. ओके, 13 का ये नहीं. ये नहीं हुआ. इसमें ये कह रहा था क्लोजिंग बैलेंस ऑफ परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट वाज 7480. ठीक है, 7480. इट डिड नॉट एग्री विद द टोटल ऑफ द सप्लायर बैलेंसेस इन द परचेज लेजर. ठीक है, तो अगर ये क्लोजिंग बैलेंस है परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का तो अब हम बनाएंगे अमेंडेड परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट यानी अपडेटेड या एडजस्टेड. ठीक है, एडजस्टेड या एडजस्टेड क्या ले, एडजस्टेड परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट. तो परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट साइड पे आता है. ठीक है, नॉर्मल बैलेंस कहाँ आता है, 7480 इधर आ. अभी कह रहे ये एग्री नहीं कर रहा उसके साथ जो इंडिविजुअल सप्लायर का टोटल है.
लिस्ट ऑफ क्रेडिटर का जो टोटल है उससे एग्री नहीं कर रहा। अब कह रहा है इट डिड नॉट एग्री विद द टोटल ऑफ द सप्लायर बैलेंस इन द परचेज लेजर, द फॉलोइंग टू एरर वर फाउंड। एन एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री occurred when a credit note from a supplier for 120 had been recorded as 210। यानी आपके लिए क्या हो गया, अगर सप्लायर आपको क्रेडिट नोट दे रहा है, ठीक है, अगर आपके पास क्रेडिट नोट आ रहा है, इसका मतलब क्या हो, परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न। क्रेडिट नोट आ रहा है, हाँ, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में डेबिट होती है, ठीक है। परचेज जी। रिटर्न यहाँ आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ आपने 120 के बजाय 210 लिख दिया। आपने लिखना था 120, तो आपने 210 जी। लिख दिया, यानी एक्स्ट्रा लिख दिया। जी। तो इसका मतलब 90 डेबिट साइड पे ज़्यादा आ गया, तो हम इसको यहाँ लिखेंगे कैंसिल करने के लिए। ये बात समझ में आ गई। जी। अच्छा, तो मतलब ये डेबिट साइड पे नहीं आएगा, इसको रिमूव कर देते हैं। फिर कह रहा है इंटरेस्ट चार्ज ऑन एन ओवर ड्यू सप्लायर 40। अच्छा, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवर ड्यू, ये आप कस्टमर को चार्ज किया होता है, ठीक है ना। यानी आप कस्टमर है सप्लायर के, तो ज़ाहिर है उसने आपको चार्ज किया हुआ है, तो आपके अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आता है। इंटरेस्ट चार्ज क्रेडिट साइड पे आता है, हैड बीन डेबिटेड टू द परचेज लेजर, यानी रॉन्ग साइड पोस्ट हो गया, ठीक है। ये जो अमाउंट है ना, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवर ड्यू डेट, जी। ये आता है क्रेडिट साइड पे। किस साइड पे आता है, क्रेडिट साइड। और आपने किस साइड पे कर दिया, डेबिट साइड पे। जी। जाहिर है इसको कैंसिल करने की, जब भी रॉन्ग साइड पोस्ट होंगी तो डबल अमाउंट से करेक्ट होगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ये 80 आ जाएगा, सही है, जी। या 40 करके आ जाएगा, एक कैंसिल करने के लिए, एक रिकॉर्ड करने के लिए। तो जी। ये तीनों ऐड कर लेंगे तो ये 7650 आ जाएगा। इसका आंसर डी है। ठीक। 14 का आंसर क्या है, डी। ठीक है। और 15 का, ए। हाँ ठीक है। 16 का, ये नहीं हुआ। एनीवन। ये सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे ना। जी।
इसमें फाइंड करना है व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ टोटल सेल्स फॉर द ईयर, ठीक है। तो टोटल सेल का मतलब होता है कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। टोटल सेल का मतलब होता है कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। अब जो क्रेडिट सेल है ना उसके लिए सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। अभी कह रहा है बिजनेस एट अ मार्कअप ऑफ 25% ऑल गुड्स सोल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है रिसीट फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, इसका मतलब ये बैंक इधर आ जाएगा 284,300। फिर कह रहा है ओपनिंग ट्रेड रिसीवर 22,400, तो बीडी इधर आ जाएगा, ठीक है। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवर तो इधर आ जाएगा 26,500। कैश यूज फॉर बिजनेस एक्सपेंसेस एंड ड्राइंग। अच्छा, अब ये इसके लिए हमें कैश कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कैश यूज फॉर बिजनेस एक्सपेंसेस एंड ड्राइंग, तो इसके लिए हम कैश अकाउंट बना देते हैं। देखिए ये, क्योंकि आगे लिखा हुआ है रिसीट फ्रॉम कैश सेल्स वर यूज टू पे बिजनेस एक्सपेंसेस एंड ड्राइंग, तो एनी रिमेनिंग कैश वाज प्लेस्ड इन द कैश अकाउंट, द ओपनिंग बैलेंस, इसको ओपनिंग बैलेंस नील है। अच्छा, तो इसका मतलब ये पेमेंट यहाँ पे आ जाएगी क्योंकि कैश यूज फॉर बिजनेस एक्सपेंस एंड ड्राइंग, तो 52,000 यहाँ पे आ जाएगी, सही है। क्योंकि कैश अकाउंट से कैश निकलेगी ना। फिर दिया हुआ डिस्काउंट अलाउड टू क्रेडिट कस्टमर 1200, तो 1200 इधर आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड। फिर दिया हुआ क्लोजिंग कैश बैलेंस, क्लोजिंग कैश बैलेंस, तो क्लोजिंग बैलेंस कैश बैलेंस का मतलब ये हुआ कि कैरी डाउन इधर हो जाएगा ये 500, तो इसको हम ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे कैश सेल आ जाएगा 52,900 में 500, 52,400, सॉरी 500 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 52,900। तो यहाँ से आपकी कैश सेल आ गई। अब यहाँ पे क्रेडिट सेल होती है यहाँ पे, तो कैश से इन इन तीनों को ऐड करेंगे। कैश सेल कैश अकाउंट में है, क्रेडिट सेल सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट में, ठीक है। 53,400 होगा ना? 53,400 नहीं नहीं, ये है 284,300 प्लस करें 1,200, ठीक है, और प्लस नहीं, करें कैश से 52, नहीं 52,900 है, ये 400 है ना, ये जो है ना 400, 53,400। यानी 52,400 प्लस 500, तो 52,900 आएगा। सर, अच्छा, अब ये 284,300 में 1200 ऐड करें और 26,500 ऐड करें। 312,000, D1 2,000, माइनस करें ये 22,100, 289। 289900 ना, जी, तो वो इधर आ जाएगा, ठीक है। 28 आप क्रेडिट सेल आ गई, तो कैश सेल आपकी आ गई 52,900, और ये आ गई 28,900, इन दोनों को ऐड कर लें तो आपके पास टोटल सेल आ जाएगी। 342,800। 34,2800, जी, तो ये कहाँ पे है, ये वाला सी।
ठीक है। जी। 17 का आंसर क्या है? डी। हाँ ठीक है। 18 का? मार्किंग स्कीम में बी था ऊपर का। हाँ वो सही है, बी सही है। मेरा डी मैंने किया था। 18 का या 17 का? 17 का। डी। 18 का ना? नहीं, 17 का। आपने तो बी बोला ना, आपने डी बोला। डी। डी फॉर डॉग। अच्छा। ओके। हाँ इसका आंसर है बी। A partnership agreement only provide for interest on capital at a rate of 6% and interest on drawing at a rate of 8%. Here, what will be interest payable on a loan from partner? Partnership agreement. हाँ 1000 हो जाए एक बार, ठीक।
ओके, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। अच्छा, 18 किया था आपने? 18 हुआ। और इसका ए है। ये हमने कल भी तो इसी तरह का क्वेश्चन करवाया था ना आपको। वो थोड़ा सा प्रॉफिट फॉर द ईयर। अच्छा, इसमें कह रहे हैं एल एंड एम आर इन पार्टनरशिप, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट टू द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ये ड्राइंग्स है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1200, 1800। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन 8000। सैलरी 20,000। रेजिडुअल प्रॉफिट शेयर। अच्छा, रेजिडुअल प्रॉफिट शेयर दिया हुआ है। आपको याद है ना, कल भी मैंने करवाया था रेजिडुअल प्रॉफिट शेयर। ये इसके लिए हम क्या बना लेंगे, एप्रोप्रिएशन बना लेंगे। ये पूछ रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है, अच्छा। तो इसमें ऐड होता है, अगर आपको याद हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, अच्छा। तो 1200 प्लस 800, अगर ये 2000 इसमें ऐड होगा, तो यहाँ पे जो भी अमाउंट आएगा इसमें लेस होता है सैलरी। 1800 है वो। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सैलरी है 20,000। अच्छा, वो 1800 है, तो ये 3000 हो जाएगा। ओके, ये देखें, ये रेजिडुअल प्रॉफिट दिया। अगर आपको याद हो, प्रॉफिट फॉर द ईयर में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड करते हैं, अच्छा। सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करते हैं। ठीक है, इन सबको जब एडजस्ट करते हैं तो आपके पास क्या आता है, रेजिडुअल प्रॉफिट। तो यहाँ पे रेजिडुअल प्रॉफिट ये दिया,
36,000 18 दोनों की टोटल क्या आ रहा है 54,000। ठीक है, अब जाहिर है जी ये ये दोनों अमाउंट माइनस होंगे तो ये आएगा, तो इसको आप क्या कर लेंगे, ऐड बैक कर लेंगे। क्या कर लेंगे, आगे ऐड बैक, तो ये हो जाएगा 74,000। ठीक है, अच्छा, प्रॉफिट फॉर द ईयर में ये अमाउंट ऐड होगा, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये आ जाएगा। इसको जब माइनस करेंगे 3,000, अब वापस आया ना, माइनस करेंगे तो ये 54, सॉरी कितना आएगा, 71,000 कितना आएगा। 71,000। कि हम वापस जाएंगे ना ऊपर की तरफ, हम यहाँ पे खड़े हैं 54,000। पॉइंट क्लियर है। अगर आपके पास प्रॉफिट फॉर द ईयर होता है, आप ऐड करती हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये 74,000 आता है। इसमें से माइनस होता है सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो रेजिडुअल प्रॉफिट आता है। अब इन्होंने रेजिडुअल प्रॉफिट आपको दिया हो, ठीक है, रेजिडुअल प्रॉफिट आपको दिया हो, तो हम इसीलिए वापस ऊपर की तरफ जाएंगे। जो माइनस किया तो ऐड करेंगे, जो ऐड किया तो माइनस करेंगे। ठीक है, जी 19 का आंसर क्या है, बी ठीक है, और 20, सी ठीक है, 21 ए बी है। इसमें ये कह रहा है इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर आर लिमिटेड हैड सेल रेवेन्यू ऑफ 190,000। ठीक है, ये सेल रेवेन्यू एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑफ 108,000, ये लास्ट ईयर का है। अब वो कह रहे हैं कि इन द करंट फाइनेंशियल ईयर द डायरेक्टर थिंक दैट इफ द इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन एडवर्टाइजिंग बाय 5,000, अगर एडवर्टाइजिंग को 5,000 इंक्रीज कर देते हैं, देन सेल वुड इंक्रीज टू 205,000, ये करंट सेल आ गई। अच्छा, अब कह रहे हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस एक्सक्लूडिंग एडवर्टाइजिंग वुड इंक्रीज बाय 7,000। ठीक है, अदर देन एडवर्टाइजिंग आपका ऑपरेटिंग 7,000 इंक्रीज हो जाएगा इस सेल को अचीव करने के लिए। व्हाट वुड बी द ऑपरेटिंग एक्सपेंस टू रेवेन्यू रेशियो, यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंस ओवर रेवेन्यू इंटू 100, ये निकालना है। तो पहले तो हमें अब ये जो रेवेन्यू, तो वो उन्होंने दे दिया 205,000, तो वो तो इधर आ जाएगा, यानी 205,000 इधर आ गया। हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालना है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारा पहले से है 108,000,
वन दी 8,000 प्लस 7,000 से एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, प्लस फाइव जी थाउजेंड से एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, ये हो जाएगा 120,000। ठीक है, तो ये 120,000 आ जाएगा इंटू 100। तो ये आ जाएगा चेक कर ले कितना आ रहा है ये। इसका आंसर बी है। सही। 58.54। हम्म, 22 किया आपने। जी ए। सी है। चलो आप, मैं 5 मिनट के बाद दोबारा शुरू करता हूँ, ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं फिर शुरू करते हैं।
जी 22 किया आपने? हेलो, जी पर 22 का आंसर क्या है? ए वो सी है। इसमें इसने मांगा है इन्वेंट्री टर्नओवर। आपको फार्मूला याद है सारे? जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंटरी। हाँ, अगर कुछ नहीं दिया तो यही फार्मूला होगा। अगर डेज दिया है, याद है, इन्वेंट्री टर्नओवर या रेट ऑफ टर्नओवर, ठीक है। जी नॉर्मल फार्मूला तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। लेकिन अगर आपसे डेज में पूछ ले तो एवरेज स्टॉक ऊपर आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नीचे आएगा, मल्टीप्लाई बाय 365। और अगर वीक्स में पूछेगा, ठीक है, वीक्स कितने होते हैं? 52। मैं इधर लगा दूँ 52। और मंथ में पूछेगा तो 12। सही है। जी अच्छा, अब सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस रिटर्न आउटवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सही है। जी ओपनिंग स्टॉक, ये कैलकुलेट जरा कर ले। ये आएगा टोटल परचेज, ठीक है। ओके। और ये क्लोजिंग इन्वेंट्री, और ये जो मैंने, अब आप ये कैलकुलेट करके बताएं कितना आ रहा है। वन फाइव 20,000। हाँ, एक सेकेंड। नहीं, ये तो 780,000 आएगा। चेक करें दोबारा। एक ट्वेंटी क्रेडिट थाउजेंड परचेजेस ऐड नहीं होंगे? क्या? क्रेडिट परचेजेस। अरे भाई, तो टोटल परचेज दिया हुआ है ना, मैंने रेड इसीलिए तो कर दिया था। क्रेडिट परचेज का पार्ट है ना। कैरेज इनवर्ट तो ऐड होता है ना? बिल्कुल ऐड होता है, मैंने इसलिए फार्मूला लिखा हुआ है ना। ओपनिंग स्टॉक प्लस 80 था, परचेज, 800,000। ये 780 आएगा। दोबारा चेक करें। आगे 70,000। कितना है? 70,000। 780,000 नहीं आया अभी तक। आगे ठीक। अब
वो एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करें, फार्मूला पता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस जी क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। 70%. 70,000. ठीक है। अच्छा, अगर आप ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में डेज आ रहा है, क्या आ रहा है? Days. इसका मतलब एवरेज इन्वेंट्री ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 365, 70,000 डिवाइड बाय 780,000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 365। ये परफॉर्म करें जरा। 32.7. तो फिर सी आएगा, जी समझ आया? जी. ये फार्मूला ध्यान में रखें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, टोटल परचेज का मतलब ही, टोटल परचेज के अंदर क्रेडिट परचेज भी है और कैश परचेज भी है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। कॉन्सेप्ट चेक करते हैं ना कि बच्चों को पता है या नहीं। अच्छा, 23 का क्या आंसर है? D. बी फॉर बॉल, D. ठीक है। 24 A. ए, ठीक है। 25, C. ठीक है। 26, D. डी फॉर डॉग, D for dog. ठीक। 27, 7 is here. ठीक है। ये ओ आर वाला है ना, ओवरहेड वाला। इसके अंदर 3 स्टेप्स में क्वेश्चन होता है, आपको याद होना चाहिए, मैंने पहले भी करवाया हुआ है। सबसे पहले आपके पास ये अंडर अब्जॉर्ब और ओवर अब्जॉर्ब वाला, ठीक है, यहाँ पे अंडर अब्जॉर्ब दिया हुआ है। पहला स्टेप कि आपके पास आपको ओ आर कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय वो बजटेड यूनिट, ठीक है, यहाँ पे बजटेड एक्टिविटी, इससे ओ आर आता है।
अच्छा, सबसे पहले है ना इसमें ओ आर आएगा, और ओ आर इन्होंने दिया हुआ है, सही है। अच्छा। ओ आर हमें दिया हुआ है, तो अगर नहीं दिया हो तो आपको बजट ओवर डिवाइड बाई बजट एक्टिविटी। अब बजट एक्टिविटी इसमें क्या है, अच्छा, तो आप चूँकि डेटा तो दिया हुआ नहीं है, तो फिलहाल यानी बजट ओवरहेड होगा एक्सपेंडिचर, या बजट एक्सपेंडिचर या बजट ओवरहेड, उसको डिवाइड करेंगे बजट एक्टिविटी। बजट एक्टिविटी या तो लेबर आवर होगा, मशीन आवर होगा, या यूनिट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, या मटेरियल अच्छा। कॉस्ट, या लेबर कॉस्ट, या प्राइम कॉस्ट, इनमें 6 में से कोई एक बजट एक्टिविटी दी हो, उसकी बेस पे ओ आर आ जाएगा। इस केस में ओ आर दिया हुआ है। अब सेकंड में आपने ओवरहेड अच्छा। एब्जॉर्ब कैलकुलेट करना होता है। तो किसका होता है, एक्चुअल ओवरहेड माइनस बजट ओवरहेड, ठीक है। अच्छा। तीसरे पे आता है या तो, अब ये इस बेस पे आता है ये 2 की बेस पे आएगा, अंडर एब्जॉर्ब या ओवर एब्जॉर्ब, ठीक है। अब अंडर एब्जॉर्ब कब होगा, अंडर एब्जॉर्ब जब होता है जब एक्चुअल एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन हो बजटेड एक्सपेंडिचर, या और एक्चुअल प्रोडक्शन लेस देन हो बजटेड प्रोडक्शन, ये यूनिट के नाम, ठीक है। तो इस केस में तो ये अप्लाई होगा, ये जो पहला वाला है, क्योंकि यहाँ लिखा ना ओवरहेड फॉर द मंथ वर अंडर एब्जॉर्ब बाय 3000, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा। और ओवरहेड एब्जॉर्ब कब आता है, ओवरहेड एब्जॉर्ब कब आता है, जब एक्चुअल एक्सपेंडिचर लेस देन हो बजट एक्सपेंडिचर, और या एक्चुअल प्रोडक्शन ग्रेटर देन हो बजटेड प्रोडक्शन, ठीक है। अब अच्छा। हम ये वाला फार्मूला इसको मैं रिमूव ही कर देता हूँ। अच्छा, अब इस केस में इन्होंने अंडर एब्जॉर्ब दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, यानी हम नंबर 3 पे चले जाए। बेसिकली वो यही होगा कि ओवरहेड एब्जॉर्ब, हम क्या बोलते हैं ओवरहेड एब्जॉर्ब, सॉरी ये तो मैंने एक मिस्टेक कर दी, मैं वो दोबारा बताता हूँ। ओवरहेड एब्जॉर्ब जो होते हैं ना, अप्लाइड ओवरहेड, इसको अप्लाइड ओवरहेड भी कहते हैं, या ओवरहेड एब्जॉर्ब, ये इक्वल होता है क्या कहते हैं, एक्चुअल यूनिट मल्टीप्लाई बाय ओ ए आर। अच्छा, अब जैसे दिया हुआ इन अप्रैल बजटेड डायरेक्ट लेबर वर 6000 एंड डायरेक्ट लेबर आवर्स वर 6100, तो 6100 बजटेड थे, ठीक है, सॉरी 6100 एक्चुअल है, और ये 6000 बजट थे, तो हमें ओवरहेड एब्जॉर्ब कैलकुलेट करना है। अब जब ओवरहेड एब्जॉर्ब कैलकुलेट करेंगे तो 6100 इंटू ओ आर करेंगे, दैट इज 20, ये निकालें जरा। 122,000। पर 22,000। हाँ 122,000, तो ये आ जाएगा 122,000, तो ये आपके बजट ओवरहेड या ओवरहेड अप्लाइड आ गए, ठीक है। अच्छा। अच्छा, अब इस केस में ये तो सेकंड स्टेप हो गया, इसको हम कहीं लिख लेते हैं, यानी बजटेड ओवरहेड इक्वल है 122,000। अच्छा, अ, अब चूंकि ये कब आता है, जब एक्चुअल ओवरहेड ग्रेटर देन हो बजटेड ओवरहेड से, और हमें एक्चुअल फाइंड करना है, व्हाट वर द एक्चुअल ओवरहेड, ठीक है ना, हमें ये फाइंड करना है। तो इस केस में अंडर एब्जॉर्ब दिया हुआ, अंडर एब्जॉर्ब 3000 इक्वल एक्चुअल ओवरहेड माइनस बजटेड ओवरहेड। एक्चुअल ओवरहेड हमें फाइंड करने हैं, बजटेड ओवरहेड आपने 122,000 निकाल लिए, ये 3000, तो ये उधर जाएगा, तो 122,000 प्लस 3000, ठीक है, तो इसका आंसर डी है।
125,000। समझ आया? जी। ये अंडर एब्सॉर्ब ओवर एब्सॉर्ब दोबारा बता देंगे। हाँ, देखिए अंडर अब्जॉर्ब का मतलब होता है कि आपके एक्चुअल एक्सपेंडिचर, अगर एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है या ओवरहेड की बात कर रहा ठीक, है, वो बजट से लेसर हो। बजट से, ठीक, यानी अंडर कब होगा? अंडर से कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है और या प्रॉफिट रिड्यूस हो जाता है। अंडर अंडर से एब्जॉर्ब। हाँ। कॉस्ट इंक्रीज हो हाँ, जाती है। कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। देखिए एक्चुअल एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन बजट एक्सपेंडिचर। ठीक है। ठीक है। लेकिन अगर प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ से बात करें, एक्चुअल प्रोडक्शन लेस देन बजटेड प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ यूनिट, कि हमने जितने प्लान किए थे ना उससे कम बने। और अगर एक्सपेंडिचर में क्या होता है, एक्सपेंडिचर एक्सीड कर जाता है बजट एक्सपेंडिचर, जिसको कहते हैं अंडर एब्जॉर्ब। और इसका वाइस वर्सा होता है ओवर एब्जॉर्ब। अब ओवर एब्जॉर्ब क्या है? जो बजट विद इन हाँ, वो यानी जब यूँ कह ले कि जब एक्चुअल एक्सपेंडिचर लेस देन हो बजट एक्सपेंडिचर। ठीक है। जी। या इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन अगर बात करें, एक्चुअल प्रोडक्शन ग्रेटर देन हो बजट प्रोडक्शन। ठीक है। जी। 28 किया था। जी। सी। दोबारा बोले। सी। नहीं, इसका आंसर बी आ रहा है। विच स्टेटमेंट इज एन आर्गुमेंट फॉर यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग? देखो ना, मार्जिनल कॉस्टिंग डेटा इनेबल द यूज ऑफ डिसीजन मेकिंग टेक्निक। ठीक है। सी में क्या है? सेटिंग सेलिंग प्राइस मेड easier under मान कॉस्ट because all costs are considered। देखा ना, all cost में तो फिक्स कॉस्ट भी आ जाती है, ये तो स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। मान कॉस्ट के अंदर फिक्स कॉस्ट नहीं होती, सारी वेरिएबल होती है। ठीक है। ओके, 29 किया था। जी। सी। ठीक है। 30। 8। नहीं, सी है। which assumption does not apply for cost volume profit analysis? टोटल फिक्स कॉस्ट चेंज ओवर अ पीरियड, इसमें टोटल फिक्स कॉस्ट सेम रहती है। अगर टोटल फिक्स कॉस्ट की बात भी कर रहा है और ओवर अ पीरियड की मतलब चेंज की बात भी कर रहे हैं, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना। जी। ये तो उसका ये तो उसकी assumption है। ऑल यूनिट प्रोड्यूस और सोल्ड, इसमें कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट के एनालिसिस के अंदर ये बाकी तीनों सीवीपी को सपोर्ट करते हैं अदर देन सी। ठीक है। सी में सिर्फ वो फिक्स कॉस्ट चेंज तो होती नहीं है। फिक्स कॉस्ट चेंज होगी तो इसका मतलब फिक्स कॉस्ट तो नहीं रही ना, अंटिल के मेंशन ना किया हो। ठीक है। जी। और मैं आपको फिर एक और पेपर भेज दूँ जून का, आप कर लें जी। और तो रिवाइज कर लें ज़रा। ठीक है, कल सुबह में दोपहर में। दोपहर ठीक है, मतलब तैयारी कर लें। में। ठीक है। जी। ओके। वापस